तारीख की किताबों में दर्ज हर बात, हर रिवायत एक खास सफ़र तय करके हम तक पहुंचती है। लेकिन क्या हो अगर कुछ रिवायात का सफ़र कुदरती ना हो, बल्कि उसे बनाया गया हो? आज हम तारीख की कुछ मशहूर इस्लामी रिवायात का एक तरह से फॉरेंसिक तज्जिया करेंगे, ये देखने के लिए कि उनकी असलियत क्या है और वो हम तक कैसे पहुंची। इस सारी तहकीक की बुनियाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर है। सवाल यह है कि आखिर कुछ तारीखी रिवायात में वक्त के साथ साथ ऐसे अजीबो गरीब शुमारियाती पैटर्न क्यों नजर आते हैं। मतलब उनके फैलने का तरीका इतना गैर मामूली क्यों लगता है। क्या ये बस ऐसे ही है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छुपी हुई है? और यहीं से मामला बहुत गहरा हो जाता है। ज़राए बताते हैं कि एक हैरानकुन चीज़ सामने आई है। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर के फ़ज़ाइल बयान करने वाली तकरीबन सारी की सारी रिवायात का अगर सुराग लगाया जाए तो वो रावियों के एक बहुत ही छोटे से ग्रोह पर जाकर ख़त्म हो जाती हैं। और ये ग्रोह सियासी तौर पर एक ख़ास सोच रखता था। तारीख की तहकीक में ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है जो बताता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। अच्छा, इस पूरी गुत्थी को समझने के लिए आइए एक बहुत मशहूर रिवायत को केस स्टडी के तौर पर देखते हैं। ये वही मशहूर कहानी है जिसमें कहा जाता है कि हज़रत अबू बकर ने अपना सारा मालो दौलत इस्लाम की राह में दे दिया था। जब इस रिवायत की सनद यानी इसकी ट्रांसमिशन चेन को चेक किया जाता है तो चार ऐसी बड़ी खराबियां नजर आती हैं जो उसकी बुनियादों को ही हिला देती हैं। पहली बात, दावा है कि हज़रत उमर ने यह अबू उबैदा से सुना। दूसरी बात, अबू उबैदा का इंतकाल 18 हिजरी में हो गया था, जिसका मतलब है कि हज़रत उमर का उनसे यह सुनना मुमकिन ही नहीं था, यानी चेन शुरू में ही टूटी हुई है। तीसरी बात, ये पूरी कहानी बहुत बाद के एक रावी ज़ैद बिन असलम पर आकर रुक जाती है, जिसे बॉटलनेक कहते हैं। और चौथी और सबसे अहम बात, इतने बड़े वाक़ये का कोई और आज़ाद गवाह है ही नहीं। चलें, एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि सनद में कोई मसला नहीं, लेकिन फिर भी रिवायत का जो मतन है वो खुद तारीखी हक़ाइक़ से टकराता है। एक तरफ कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया ख़ानदान के लिए, सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल छोड़ा। लेकिन दूसरी तरफ पक्का तारीखी रिकॉर्ड बताता है कि उस वक्त हज़रत अबू बकर के पास अपनी जायदाद थी, ग़ुलाम थे, तिजारत का माल था और उनका ख़ानदान माली तौर पर उन पर ही निर्भर करता था। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? तो ये मसला सिर्फ इस एक रिवायत का नहीं है। जब हम एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखते हैं तो पता चलता है कि ये एक बहुत बड़े पैटर्न का हिस्सा है। एक पूरा नेटवर्क था जो ख़ास किस्म की रिवायत को ही आगे बढ़ा रहा था। इस नेटवर्क को समझने के लिए एक टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है, बॉटलनेक रावी। ये कौन होता है? यूँ समझें कि ये वो शख्स है जो बहुत बाद के दौर में आता है और अचानक कई पुरानी अलग अलग रिवायात का अकेला ज़रिया बन जाता है। इससे एक धोखा पैदा होता है कि शायद रिवायत बहुत मशहूर है और कई जगहों से आ रही है, जबकि हकीकत में इसका सोर्स सिर्फ एक ही तंग रास्ता होता है। और ये स्लाइड इस पूरे नेटवर्क का एक तरह से एक्सरे है। ये चार नाम देखें, अल-ज़हरी, नाफे, ज़ैद बिन असलम और सईद बिन अल-मसीब। ये अमवी दौर के वो मरकज़ी रावी हैं जिनसे पहले दो खुलफा के फ़ज़ाइल की रिवायात का एक सैलाब निकलता है। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि हज़रत अली के फ़ज़ाइल की रिवायतों में इन चारों में से कोई एक भी नज़र नहीं आता। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये एक वाज़ेह तक़सीम है। अब सवाल यह है कि हमें कैसे पता कि ये पैटर्न गैर मामूली है? इसके लिए हमें मवाजना करना पड़ेगा। तो मवाजने के लिए हम हज़रत अली के फ़ज़ाइल की रिवायात को देखते हैं। आइए देखते हैं कि उनकी तरसील का तरीका कैसा था, ताकि फ़र्क साफ नज़र आए। और ये चार्ट फ़र्क को बिल्कुल वाज़े कर देता है। देखें, हज़रत अली के फ़ज़ाइल को 30 से ज़्यादा सहाबा ने बयान किया, जबकि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के फ़ज़ाइल बयान करने वाले सहाबा की तादाद सिर्फ 6 के आसपास है। ये कोई मामूली फ़र्क नहीं, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये चार्ट इस पूरे फोरेंसिक तज्जिए का खुलासा है। ज़रा गौर से देखें, हज़रत अली की रिवायात की 15 से ज़्यादा आज़ाद सनदें हैं। वो उम्मी दौर से पहले भी मौजूद थीं, उनमें कोई बॉटलनेक रावी नहीं, और वो मुतवातिर हैं, यानी इतने ज़्यादा लोगों ने बयान की कि उनका झूठ होना नामुमकिन है। दूसरी तरफ पहले दो खुलफा के फ़ज़ाइल वाली रिवायात उनमें से किसी भी मेयार पर पूरा नहीं उतरती। साफ ज़ाहिर है कि ये तारीख़ी सबूत की दो बिल्कुल अलग अलग किस्में हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस पूरे पैटर्न के पीछे क्या वजह थी? इन सारे सबूतों से हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं? ज़राए का तज्ज़िया बताता है कि उसकी जड़ें सियासत में हैं। उमवी हुकूमत को अपनी हुक्मरानी को जायज़ साबित करने के लिए एक नए तारीख़ी बयानिए की सख्त ज़रूरत थी। उन्हें पैगंबर इस्लाम के बाद इक़्तिदार की तब्दीली को सही ठहराना था, हज़रत अली के मशहूर फ़ज़ाइल जैसे गदील और खैबर के मुकाबले में कुछ खड़ा करना था
اور خلافت کے لیے ایک مقدس تاریخ بنانی تھی، خاص طور پر ان شخصیات کے لیے جو بڑی جنگوں میں زیادہ نمایاں نہیں تھیں۔ ان تمام شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے ذرائع ایک بہت بڑے نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ روایات قدرتی طور پر ہم تک پہنچنے والی تاریخ نہیں، بلکہ یہ ایک سیاسی طور پر تیار کردہ فضائل کا نظام ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم اور گہری بات ہے جو اس پورے تجزیے کا نچوڑ ہے۔ اور آخر میں ماخذ کا یہ ایک جملہ ہے جو پوری بحث کو سمیٹ دیتا ہے۔ جب آپ سندوں کے پورے نظام کا موازنہ کرتے ہیں تو پہلے 3 خلفاء کے فضائل ایک مرکزی اموی راوی فیکٹری سے آتے نظر آتے ہیں، جبکہ علی کے فضائل درجنوں آزاد صحابہ سے آتے ہیں۔ یہ تاریخی ثبوت کے طور پر ایک ہی کیٹیگری کی چیزیں ہیں ہی نہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو تاریخ کو دیکھنے کا ہمارا پورا زاویہ بدل سکتی ہے۔